रीबर्थ ऑफ मिस्टर किंग एपिसोड 11। इप्शिता ने जैसे ही नंदिनी का कॉल कट किया, उसने तुरंत ध्रुव को मैसेज करते हुए कहा, हेलो ध्रुव, फ्री हो? मुझे तुमसे बात करनी थी। ध्रुव ने तुरंत ही उसका मैसेज सीन कर लिया और उसने इप्शिता का मैसेज देखते ही तुरंत बिना कुछ सोचे समझे उसे कॉल कर दिया। इप्शिता ने उसकी कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो ध्रुव। कॉल की दूसरी साइड से ध्रुव ने कहा, क्या हुआ इप्शिता, इस टाइम तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? इप्शिता ने कहा, वो एक्चुअली शूट को लेकर तुमसे बात करनी थी हमें। जैसे ही ध्रुव ने शूट का नाम सुना, वह ओवर एक्साइटेड होते हुए बोला, क्या शूट, मतलब तुम शूट करने के लिए आ रही हो? बताओ कब आ रही हो तुम, जिस भी वक्त बोलो मैं उस टाइम रेडी हो जाऊंगा। ध्रुव ने जैसे ही इतना खुश होते हुए यह बात कही, तो उसकी खुशी को देखकर इप्शिता मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, लेकिन हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा। तुम्हें पूरा फोटो शूट करने के लिए 2 से ढाई घंटे ही मिल पाएंगे, वह भी एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद। इसलिए तुम अपना सारा सेटअप बिल्कुल रेडी रखना। हम नंदिनी के साथ पहुंच जाएंगे, लोकेशन तुम हमें सेंड कर देना। ध्रुव ने एक साइड होते हुए कहा, ओके ग्रेट, मैं सब कुछ प्रिपेयर कर लूंगा। थैंक यू सो मच। ईशु, तुम नहीं जानती तुमने मेरी कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। जैसे ही इप्शिता ने ध्रुव को इतना खुश होते हुए देखा, उसने कहा, ठीक है, अभी हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम तुमसे कल ही मिलते हैं। इतना बोलकर इप्शिता ने कॉल कट कर दिया और फोन वही साइड टेबल पर रखकर वो अपने एग्जाम के लिए पढ़ने लगी। पढ़ते पढ़ते टाइम इतनी जल्दी बीता कैसे पता ही नहीं चला कि कब डिनर का टाइम हो गया। इप्शिता ने घड़ी की तरफ नजर घुमाकर देखा तो रात के 9:30 बज रहे थे। इप्शिता ने घड़ी की तरफ ही देखते हुए कहा, अजीब बात है, अभिमन्यु ने आज हमें अभी तक डिनर के लिए नहीं बुलाया। ऐसे तो कभी इतनी देर नहीं होती है, तो फिर आज क्या हो गया अभिमन्यु को? अपने काम की ही टेंशन है या फिर कोई और बात है? इप्शिता ने अपनी बुक्स बंद की और वो सीधे रूम से बाहर निकली। वो नीचे हॉल में आए। उसने देखा शांति काकी वही डाइनिंग टेबल के पास ही खड़ी हुई थी। उन्होंने जैसे ही इप्शिता को देखा वो उसके पास आए और अपना सर झुकाते हुए बोली, बहू रानी सा आपका खाना लगा दूं? इप्शिता ने मना करते हुए कहा, नहीं, रुक जाइए, हम अभिमन्यु के साथ खा लेंगे, उन्हें आने दीजिए। जैसे ही शांति काकी ने यह बात सुनी, उन्होंने कहा, लेकिन कुंवर सा ने तो खाना अपने कमरे में ही मंगा लिया और अब तक तो वह खा भी चुके होंगे। इप्शिता ने जैसे ही यह बात सुनी, उसे बड़ा ही ऑकवर्ड फील हुआ, क्योंकि अभिमन्यु ने खाना खा लिया, वह भी अपने कमरे में मंगवा कर। इप्शिता को इस तरह सोच में डूबा देखकर शांति काकी ने कहा, क्या हुआ बहू रानी सा, क्या सोचने लगी? आपका खाना यही लगा दूं या अपने कमरे में खाएंगे? इप्शिता ने थोड़ा सोचते हुए कहा, हाँ, हम यहाँ अकेले क्या करेंगे खाना खाकर, आप हमारा खाना भी हमारे रूम में ही ले आइए। इतना बोलकर इप्शिता चुपचाप अपने रूम में आकर बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद शांति काकी ट्रे में खाना लेकर आई और उसके रूम के टेबल पर रखते हुए बोली, बहुरानी सा, और कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज लगा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। नहीं, पहले ही मन नहीं है खाने का, इसलिए इतना ही बहुत है। इतना बोलकर इप्शिता खाना खाने के लिए बैठ गई। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया। क्या ऑफिस में किसी बात को लेकर अभिमन्यु इतना ज्यादा टेंशन में है कि उन्होंने साथ में खाना खाना ही इग्नोर कर दिया? इप्शिता इतना सोचकर चुपचाप खाना खा रही थी। उसने खाना जैसे ही फिनिश किया, उसके दिमाग में बार बार अभिमन्यु का ही ख्याल आ रहा था। लेकिन उसने खुद को समझाते हुए कहा, अभी हमें एग्जाम पर फोकस करना चाहिए। अभिमन्यु हो सकता है काम की वजह से टेंशन में ही और उनका काम हल्का होगा, तो शायद वो पहले की तरह नॉर्मल बिहेव करने लगेंगे। इप्शिता इतना बोलकर चुपचाप अपने बेड पर आकर बैठ गई। उसने थोड़ी देर और अपने नोट्स को रीड किया। उसके बाद सब कुछ समेटकर चुपचाप सो गई, क्योंकि उसे पता था अगर वो अपनी नींद पूरी नहीं करेगी तो ठीक से एग्जाम नहीं दे पाएगी, इसलिए वो थोड़ा जल्दी ही सो गई थी। अगले दिन सुबह इप्शिता जल्दी उठी और फटाफट रेडी होकर सीधे रूम से बाहर निकली। वो डाइनिंग टेबल पर आई। उसने देखा अभिमन्यु पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसके बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। अभिमन्यु ने भी उसकी तरफ देखकर कहा, ओह, हो गई आपकी प्रिपरेशन? ऐसा सवाल किया तो इप्शिता को भी लगने लगा कि शायद काम की टेंशन की वजह से ही अभिमन्यु ऐसा बिहेव कर रहा था। वो उससे बात करते हुए ब्रेकफास्ट करने लगी और वो दोनों साथ में ही निकले। इप्शिता ने काफी उम्मीद से पूछा, आज आप हमें छोड़ने चल रहे हैं या फिर आपको आज भी काम है एक्स्ट्रा?
इप्शिता की बात सुनकर अभिमन्यु ने कहा, नहीं, आज हम आपको छोड़ने चलेंगे। इप्शिता इतना सुनकर कुछ भी नहीं बोली, लेकिन वो अभिमन्यु के साथ जाने के लिए मन ही मन थोड़ी खुश थी। लेकिन फिर तभी अचानक से उसे ध्रुव और फोटोशूट वाली बात याद आ गई, तो अचानक से ही वो टेंशन में लगने लगी और अभिमन्यु ने भी उसे इस तरह टेंशन में नोटिस कर लिया। ब्रेकफास्ट खत्म करते हुए अभिमन्यु ने पूछा, क्या हुआ, आप अचानक से थोड़ी परेशान लगने लगी है, कोई प्रॉब्लम है क्या? इप्शिता ने अपनी जगह से उठकर खड़े होते हुए कहा, नहीं नहीं, वो बस एग्जाम के बारे में ही सोच रहे थे। इप्सिता ने झूठा बहाना बना दिया और अपना सारा सामान लेकर वो अभिमन्यु से पहले ही बाहर निकल आई और वही फोटोशूट वाली बात याद आने की वजह से इप्सिता पूरे रास्ते बड़ी ही शांत बैठी थी। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि वो अभिमन्यु से क्या बहाना बनाए, क्योंकि उसे पता था कल की ही तरह आज भी एग्जाम जैसे ही खत्म होगा, अभिमन्यु उसे लेने के लिए आ जाएगा। उसने अपने मन में कहा, हमें कुछ तो बहाना बनाना होगा कि आज अभिमन्यु हमें 2 घंटे बाद लेने आए। जैसे ही इप्शिता कॉलेज के पास आकर रुकी, उसने कार से उतरने से पहले कहा, अभिमन्यु, आज हमारा एग्जाम खत्म होने के बाद हम सोच रहे थे हम थोड़ा टाइम नंदिनी के साथ बिता ले। अपने हॉस्टल में हम रात नहीं रुकेंगे, बस एग्जाम के 2-3 घंटे तक हम नंदिनी के साथ रहेंगे और वहां की बाकी दोस्तों से भी मिलेंगे। नंदिनी ने बताया, सब हमारे बारे में पूछ रही थी। इप्शिता की बात सुनते ही अभिमन्यु ने पूछा, अच्छा, आज अचानक से? वैसे आप नंदिनी से तो रोज ही मिलती हैं और आपकी बाकी दोस्त भी हैं, हमें तो पता ही नहीं था। अभिमन्यु की बात सुनकर इप्शिता एकदम ही हैरान रह गई, क्योंकि उसने अभी तक एक बार भी अभिमन्यु को यह नहीं बताया था कि नंदिनी के अलावा सच में उसके कोई भी ज्यादा दोस्त नहीं है। लेकिन फिर भी अभिमन्यु ये बात समझ गया तो वह थोड़ी सी घबरा गई और यह सोचने लगी कि भला अभिमन्यु को इस बारे में कैसे पता चला। इप्शिता अपनी नर्वसनेस छुपाते हुए उसकी बात का जवाब देती हुई बोली, हाँ, वो सब क्लासमेट और वहाँ हॉस्टल में साथ में रहने वाली लड़कियां हैं। तो अभी एग्जाम में 3 दिन का टाइम है, तो हमें नेक्स्ट एग्जाम की भी इतनी टेंशन नहीं है, इसलिए हमने सोचा आज थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड कर लेते हैं। अभिमन्यु ने भी थोड़ा सा टेंशन में आते हुए पूछा, अच्छा, तो किस टाइम तक आप वहाँ अपने हॉस्टल में रहने का सोच रही हैं? टाइम पूछने पर इप्शिता ने मन ही मन टाइम कैलकुलेट करते हुए उससे कहा, हाँ, वो 2 बजे तो हमारा एग्जाम ही खत्म होगा और फिर उसके बाद 2-3 घंटे तो कम से कम 6 बजे तक तो हम यहाँ रहना चाहते हैं। उसके बाद चाहे आप हमें लेने के लिए आ जाएगा या फिर ड्राइवर को भेज दीजिएगा, हम वापस आ जाएंगे। अभिमन्यु इप्शिता की यह बात सुनकर थोड़ा सा सोच में पड़ गया, लेकिन फिर उसने कहा, ठीक है, हम कार भेज देंगे, बट अगर आपको ज्यादा टाइम लगे तो आप हमें कॉल करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा एक बार। अभिमन्यु ने जैसे ही उसकी बात मानी, इप्शिता खुश होते हुए बोली, थैंक यू सो मच अभिमन्यु। वो इप्शिता को छोड़ने के लिए कार से बाहर निकल ही रहा था कि तभी इप्शिता ने कहा, इट्स ओके, हम चले जाएंगे। इतना बोलकर इप्शिता ने अभिमन्यु को बाय किया और चुपचाप वो कॉलेज के अंदर चली गई। अभिमन्यु इप्शिता को जाते हुए देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और ड्राइवर से कहा, कंपनी साइट पर चलो। अभिमन्यु साइट पर चला गया था और वह काम में बिजी हो गया। और इधर जैसे ही इप्शिता ने अपना एग्जाम फिनिश किया, वो सीधे भागते हुए हॉल से बाहर निकली। उसे इस तरह से भाग कर आते हुए देखा नंदिनी ने कहा, अरे रुक जा यार, मुझे बता तो दे कहाँ चलना है, ऐसे ही दौड़ कर जाने का इरादा है क्या तेरा? नंदिनी के पूछने पर इप्शिता ने कहा, हाँ, ध्रुव ने हमें लोकेशन सेंड की है, तुम जल्दी से टैक्सी करो, उसके बाद ही बैठकर बताते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। इप्शिता की बात सुनकर नंदिनी ने टैक्सी की और टैक्सी की सीट पर इप्शिता के बगल में बैठते ही नंदिनी ने उससे पूछा, 1 मिनट, तूने जीजू से क्या बहाना बनाया? नहीं तो वह अब तक तो तुझे लेने के लिए भी आ जाओ या फिर उनका ड्राइवर कार लेकर आ जाता। इप्शिता थोड़ी हड़बड़ाहट में बोली, हमने तो अभिमन्यु से यही कहा था कि हम तुम्हारे साथ और हॉस्टल में बाकी फ्रेंड्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, इसीलिए हमने उनसे 2 घंटे का टाइम ले लिया है। थैंक गॉड उनको हम पर शक नहीं हुआ और वो मान गए। नंदिनी ने शिकायत करते हुए कहा, मेरे भोले भाले जीजू को तूने बेवकूफ बनाया ना, झूठ बोलकर। इप्शिता ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, हाँ, अब और तो अपने जीजू की नाम की रट लगाते हुए मुझे ही गिल्ट फील करवा। पहले ही मुझे बुरा लग रहा है कि मैं उनसे झूठ बोला, लेकिन और कोई ऑप्शन कहाँ था मेरे पास, तुझे तो सब पता ही है। फिर भी उसकी बात सुनकर नंदिनी हंसते हुए बोली, अरे यार, मैं ना तुझे इतनी टेंशन में नहीं देख पाती, बस इसीलिए तेरा मूड लाइट करने के लिए मजाक कर रही थी। वैसे सही किया तूने, आखिर ध्रुव भी तो बेचारा कितनी रिक्वेस्ट कर रहा था, इसी बहाने उसकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी और तू भी लास्ट टाइम अपने सपने को जी लगी।
नंदिनी की बात सुनकर इप्शिता ने बस एक गहरी सांस ली और उस टैक्सी की खिड़की से बाहर की तरफ देखने लगी और फिर कुछ देर बाद वह दोनों एक साथ सीधे ही उस लोकेशन पर पहुंच गई जहां पर ध्रुव ने उसे बुलाया था। जैसे ही इप्शिता वहां पहुंची, उसने देखा पूरा सेटअप रेडी था। एक ट्राइपॉड पर अच्छे से कैमरा सेट था और दूसरा डीएसएलआर कैमरा ध्रुव ने अपने हाथों में पकड़ा हुआ था। सामने दो बड़ी बड़ी फोकस लाइट जल रही थी। पीछे ग्रीन कलर के बड़े पर्दे लगे हुए थे। वही ध्रुव खड़ा हुआ था। इप्शिता ध्रुव के पास जाकर जल्दबाजी करते हुए बोली, है ध्रुव, सब कुछ रेडी है ना? ध्रुव ने जैसे ही इप्शिता की बात सुनी, वह पीछे मुड़ा और उसने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम जल्दी से चेंज कर लो। अच्छा हुआ नंदिनी तुम भी आ गई। प्लीज इशू को अच्छे से मेकअप कर दो। प्लीज ज्यादा टाइम मत लेना। ध्रुव ने इप्शिता और नंदिनी की तरफ देखा और उन्हें उनका कॉस्ट्यूम पकड़ाते हुए कहा, लो जल्दी जाओ, इसे पहन कर आओ। इप्शिता सीधे वॉशरूम की तरफ गई और चेंज करने लगी। जैसे ही वो चेंज करके निकली, नंदिनी ने उसका फटाफट मेकअप करना स्टार्ट कर दिया और थोड़ी ही देर में पूरी रेडी हो गई। वहां पर पहुंचते ही इप्शिता ध्रुव के पास जाकर जल्दबाजी करते हुए बोली, हे ध्रुव, सब कुछ रेडी है ना? ध्रुव ने जैसे ही इप्शिता की बात सुनी, वह पीछे मुड़ा और उसने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, तुम जल्दी से चेंज कर लो। अच्छा हुआ नंदिनी तुम भी आ गई। प्लीज इशू को अच्छे से मेकअप कर दो। प्लीज ज्यादा टाइम मत लेना। ध्रुव ने इप्शिता और नंदिनी की तरफ देखा और उन्हें उनका कॉस्ट्यूम पकड़ाते हुए कहा, लो जल्दी जाओ, इसे पहन कर आओ। इप्शिता सीधे वॉशरूम की तरफ गई और चेंज करने लगी। जैसे ही वो चेंज करके निकली, नंदिनी ने उसका फटाफट मेकअप करना स्टार्ट कर दिया और थोड़ी ही देर में पूरी रेडी हो गई। पूरा रेडी होने के बाद इप्शिता तुरंत ही उस कैमरे के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने लाइट पिंक कलर का लॉन्ग शॉर्ट टाइप गाउन पहना हुआ था, जो स्लीवलेस था और दिखने में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। इप्शिता ध्रुव के अकॉर्डिंग उसे पोज देने के लिए सीधे कैमरे के सेंटर में आकर खड़ी हो गई और उसने पोज करना स्टार्ट किया। ध्रुव इप्शिता की पोजिंग स्टाइल देखकर इंप्रेस होते हुए बोला, वाह ऑसम इशू, तुम्हारा फेस और तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो तुम कोई न्यू कमर नहीं बल्कि बहुत प्रोफेशनल मॉडल हो। इप्शिता ने उसकी बात सुनकर थोड़ी प्राउड फील करने लगी और उसने मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ देखा। उसने अपने बालों को बड़े ही एटीट्यूड के साथ पीछे की तरफ किया और ध्रुव ने उसमें भी उसका एक पोज क्लिक कर लिया। जैसे जैसे वो फोटोज कैप्चर कर रहा था, उसे बड़ी राहत महसूस हो रही थी, क्योंकि उसकी हर एक पिक्चर बहुत डिटेल के साथ थी। उसने इशू को दूसरी ड्रेस देते हुए कहा, कम ऑन इशू, जल्दी से इसे चेंज करके आओ। इशू ने इस टाइम एक ब्लैक टॉप और नीचे लॉन्ग स्कर्ट पहनी हुई थी, जो मल्टी कलर फ्लावर प्रिंट वाली थी और इप्शिता उसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो अपने बालों में हाथ डालकर उन्हें पीछे करते हुए सीधे सामने की तरफ आकर खड़ी हुई और इस बार ध्रुव ने उसे एक चेयर देते हुए, इस चेयर के साथ पोज करना है, जैसी मर्जी आए वैसे पोज करो। इप्शिता ने उस चेयर को ध्यान से देखा। वो उस चेयर पर बड़े ही स्टाइल के साथ बैठी और उसने पोज करना स्टार्ट किया। उसका एक एक पोज काफी ज्यादा अच्छा था, जिसे देखकर ध्रुव काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ और उसने जल्दी जल्दी पिक क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। फोटोशूट करते करते ऑलमोस्ट 2.5 घंटे हो गए थे। इप्शिता ने एक एक टेक में ही कई कई बार अलग अलग ड्रेस में फोटोशूट कराया। नंदिनी उसके साथ थी। ध्रुव और नंदिनी दोनों ही उसकी परफॉर्मेंस देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए थे। ध्रुव ने जैसे ही अपना कैमरा ऑफ किया तो इप्शिता जल्दी से कपड़े चेंज करने के लिए वॉशरूम में गई। वो जैसे ही चेंज करके वापस आए, ध्रुव ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, यार तुमने तो कमाल कर दिया। सच में मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम्हारे सारे फोटोज इतनी अच्छी तरह से क्लिक हो जाएंगे। यार इप्शिता, अगर तुम इसी तरह से 2-2 घंटे टाइम निकाल कर भी अगर मेरे साथ फोटो शूट कर लोगी तो पता है तुम्हें आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। हम दोनों का ही करियर बन जाएगा। इप्शिता ध्रुव की बात सुनकर मायूस होते हुए बोली, आई एम सॉरी ध्रुव, बट ये हमारा लास्ट फोटो शूट था। अब हम और कोई भी फोटो शूट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब एग्जाम देने के बाद जैसे ही हम वापस घर पहुंचेंगे उसके बाद ही हमारी शादी हो जाएगी और फिर हमारा एक भी फोटोशूट करवाना पॉसिबल नहीं होगा। तुम प्लीज अब हमसे कोई भी होप मत रखना और जितनी जल्दी हो सके तुम हमारा रिप्लेसमेंट ढूंढ लो, क्योंकि अब ये लास्ट टाइम था जब हमने तुम्हारी हेल्प की है। हम अब इसके बाद तुम्हारी और कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज अंडरस्टैंड ध्रुव। उसकी बात सुनकर थोड़ा उदास होते हुए बोला, यार इप्शिता कैसी बात कर रही हो?
तुम खुद भी जानती हो कि तुम्हारा रिप्लेसमेंट ढूंढ पाना कितना मुश्किल है। तुम ग्रेसफुल परफेक्ट मॉडल हो और मुझे नहीं लगता तुम्हारे जैसी कोई भी दूसरी लड़की मुझे मिल पाएगी जो इतनी परफेक्ट हो। प्लीज यार ईशू, एक बार तो शादी करने के बाद अपने ससुराल वालों से बात तो करके देखना, हो सकता है वह तुम्हारे लिए मान जाए, और वैसे भी यह तो तुम्हारा सपना था ना, तुम अपने सपने को इतनी आसानी से छोड़ दोगी क्या? इप्शिता ध्रुव की बात सुनकर उसे घूरते हुए देखने लगी और इप्शिता ने इरिटेट होते हुए कहा, सीरियसली ध्रुव, तुम्हें ऐसा लगता है कि हमारे लिए हमारा ये सपना छोड़ना इतना आसान है? तुम्हें नहीं पता हमने किस तरह अपने आप को मनाया है, हमारी जिम्मेदारियां, हमारा खानदान और हमारे परिवार की इज्जत, सब कुछ हमारे हाथ में है और हम उसे अपने सपने के लिए बर्बाद नहीं कर सकते, समझे तुम? इप्शिता इतना बोलकर अपना सिर पकड़कर वही चेयर पर बैठ गई। नंदिनी उसे इतना इरिटेट होते देखकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, काम डाउन ईशू। ध्रुव, तुम नहीं जानते एक रॉयल परिवार में होना कितनी बड़ी बात होती है। पहले मैं भी यही समझती थी कि ईशू की लाइफ तो बहुत अच्छी है, वो एक रॉयल फैमिली से है, सब कुछ उसे बिना मांगे मिल जाता है। मैंने सिर्फ उसके रॉयल फैमिली का ब्राइट साइड ही देखा था, लेकिन जब मैं ईशू की एंगेजमेंट में उसके घर गई तब मुझे रॉयल फैमिली के डार्क साइड के बारे में पता चला। तब मुझे एहसास हुआ कि ईशू क्यों हमेशा से एक नॉर्मल लड़की की तरह लाइफ जीना चाहती थी, क्योंकि एक रॉयल फैमिली में होना इतनी रोक टोक होती है, इतने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। इसके अलावा तुम्हें हर वक्त अपने परिवार की इज्जत के बारे में याद दिलाया जाता है, हर चीज पर तुम्हें रोक टोक लगाई जाती है, यहाँ तक कि अकेले कहीं बाहर जाने के लिए भी कितनी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तुम नहीं जानते, जब मैं वहां थी तब ईशू को एक एक चीज के लिए परमिशन मांगनी पड़ती थी। तब मुझे समझ में आया कि रॉयल फैमिली में होने के जितने ही फायदे हैं उतने ही नुकसान भी हैं। ध्रुव नंदिनी की बात सुनकर इप्शिता के पास आकर बोला, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ता है, लेकिन मैं ये जानता हूँ तुम्हारा ये सपना था, इसीलिए मैं तुम पर इतना जोर डाल रहा था। आई एम सो सॉरी। इप्शिता उठकर खड़ी हुई और उसने उदास होते हुए कहा, रहने दो ध्रुव, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, और तुमने हमारे लिए इतना सोचा उसके लिए थैंक यू सो मच। बट शायद हमारी किस्मत में मॉडलिंग का करियर ही नहीं था, शायद हमें राजवंशी खानदान की बहू ही बना है और यही हमारा फ्यूचर है, और सच बताएं तो अब हमने इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया है। इतना बोलकर उसकी आंखों से आंसू छलक गए और उसे इस तरह मायूस होते देखकर नंदिनी ने उसे अपने गले लगा लिया। वह भी थोड़ी अपसेट हो गई थी। वही ध्रुव ने कहा, ओके फाइन, अब मैं तुम्हें और उदास नहीं करना चाहता। ये फोटो शूट हो गया है और अब मैं इन फोटोज को कल ही सबमिट कर दूंगा। तुम जाने वाली थी ना ईशू, तो जाओ, वरना तुम्हें लेट हो जाएगा। जैसे ही ध्रुव ने यह बात कही, इप्शिता और नंदिनी ने एक दूसरे की तरफ देखकर कहा, हाँ हमें जाना होगा। दोनों ने जल्दी जल्दी अपने बैग्स उठाए और वह दोनों सीधे उस जगह से निकली और हॉस्टल की तरफ आ गई, क्योंकि अभिमन्यु ने हॉस्टल के पास ही गाड़ी भेजी थी। जैसे ही इप्शिता और नंदिनी हॉस्टल पहुंची तब उन्होंने देखा कि अभिमन्यु की कार पहले से ही वहां पर मौजूद थी। नंदिनी इप्शिता के साथ ही कार तक आई और उसने देखा कि कार में अभिमन्यु बैठा था। उसे देखकर इप्शिता और नंदिनी वही कार के बाहर रुकी। इप्शिता ने नंदिनी को हग करते हुए कहा, तुम अब जाओ, हम चले जाएंगे। नंदिनी ने कार की विंडो से अंदर झांकते हुए कहा, थैंक यू सो मच जीजू, ईशू को मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आपने इतना टाइम दिया। अभिमन्यु नंदिनी की बात सुनकर मुस्कुरा दिया और इप्शिता जैसे ही कार में बैठी, नंदिनी वहां से सीधे हॉस्टल की तरफ चली गई। इप्शिता बड़ी ही शांत थी। वो जैसे ही कार में बैठी, ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। इप्शिता के मन में अभी भी ध्रुव की ही बातें चल रही थी। उसने जिस तरह उसे मना किया था कि वह अब दोबारा कभी भी कोई फोटोशूट नहीं कर पाएगी, यह उसका लास्ट फोटोशूट था। यही सोचकर इप्शिता बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मानो उसने अपनी आत्मा और अपने सपने का खुद ही गला घोट दिया है। इप्शिता को इस तरह इतना शांत बैठे देखकर अभिमन्यु ने उससे पूछा, क्या बात है इप्शिता, आप ठीक तो है ना? इप्शिता ने जैसे अभिमन्यु की बात सुनी, उसने उसकी तरफ देखकर बेमन से मुस्कुराते हुए कहा, जी हम ठीक हैं। अभिमन्यु इप्शिता के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसने बात घुमाते हुए पूछा, वैसे आप नंदिनी के साथ कहीं बाहर गई थी क्या? इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिला दिया, वो और कुछ भी नहीं बोली। अभिमन्यु ने जब देख कि इप्शिता उसकी बात का ठीक से जवाब नहीं दे रही है तो उसने फिर दोबारा और कुछ भी नहीं पूछा, और जैसे ही वह लोग विला पहुंचे, इप्शिता चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उसने चेंज करने के बाद वही बेड पर बैठते हुए कहा, हमारा सपना जिसके लिए हम इतना सब कुछ सोच रहे थे, क्या क्या नहीं सोचा था हमने, आज वो सब खत्म हो गया।
इप्शिता इतना बोलकर चुपचाप अपने बेड पर लेट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, क्योंकि उसका सपना टूटकर बिखर चुका था। इप्शिता ने पिलो को अपने सीने से लगाया और उसने आंखें बंद कर ली। इप्शिता को रोना आ रहा था, लेकिन वह अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वह चाहकर भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और रोते रोते उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई थी। इप्शिता एक बार के लिए उठी, वॉशरूम गई और उसने रोते हुए चेहरे की तरफ देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, अब रोने का क्या फायदा इप्शिता, जब अपने अपनी यह लाइफ खुद चुनी है तो फिर रोकर क्या साबित करना चाहती हो। भूल जाए ये सब कुछ। अब ये एग्जाम्स के बाद जब आप वापस घर जाओगी तो आप सिर्फ और सिर्फ अभिमन्यु की पत्नी और राजवंशी खानदान की बहू कहलाओगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इप्शिता शीशे में देखते हुए खुद से ही यह सारी बातें बोल रही थी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वह खुद को बार बार यह बात याद दिलाना चाह रही थी कि अब उसका फ्यूचर मॉडलिंग नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं इप्शिता का मन नहीं मान रहा था। इप्शिता ने अपने दिमाग को तो समझ लिया था, लेकिन वह अपने दिल को नहीं समझ पा रही थी। इप्शिता की आंखों में आंसू भरे हुए थे और उसका जोर जोर से रोने का मन कर रहा था, लेकिन उसे पता था कि इस बात के लिए रो धोकर भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि रोने के बाद भी उसे किसी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला, खासकर मॉडलिंग प्रोफेशन में। और उसे अब खुद पर ही गुस्सा आ रही थी कि कॉलेज के पहले ही साल फ्रेशर पार्टी में मॉडलिंग कंपटीशन जीतने के बाद पता नहीं क्यों उसने दोस्तों की बातों में आकर मॉडलिंग करनी स्टार्ट की, जो कि पहले तो कॉलेज लेवल कंपटीशन तक ही थी, लेकिन उसके बाद ध्रुव का साथ मिलने पर वो कुछ मैगजीन और लोकल एल्बम कैलेंडर के लिए भी फोटोशूट करने लगी थी। उसे खुद सामने से ऑफर आते थे और उसकी वजह से ध्रुव को भी काम मिलता था, तो वह मना नहीं कर पाई। और फिर धीरे धीरे उसे खुद भी मॉडलिंग करना अच्छा लगने लगा और उसे समझ आया कि शायद वो यही करना चाहती है अपनी लाइफ में। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों में ये सब कुछ एकदम ही बदल गया था, खासकर जब वो छुट्टियों पर अपने घर गई और उसे शादी की खबर मिली। यह सब कुछ सोचते हुए इप्शिता अपने बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी और फिर एक गहरी सांस लेकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इप्शिता को वहां वापस आए हुए 2 घंटे बीत गए थे, लेकिन अभी तक इप्शिता अपने रूम में ही थी, क्योंकि उसका कहीं भी जाने का मन नहीं हुआ। वह अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकाली और वापस आकर वह दोबारा अपने बेड पर लेट गई। इप्शिता के सिर में भी थोड़ा दर्द हो रहा था। वह चुपचाप वहीं पर सो गई। डिनर का टाइम हुआ और अभिमन्यु अपने रूम से बाहर निकाला। वो डिनर करने के लिए जा रहा था, तभी अभिमन्यु इप्शिता के रूम के सामने रुका। उसने गेट की तरफ देखते हुए कहा, डिनर का तो टाइम हो गया है, एक काम करते हैं, इप्शिता को बुला लेते हैं, हम दोनों एक साथ डिनर कर लेंगे। और वैसे भी कल हमने अपने रूम में डिनर किया था, तो पता नहीं इप्शिता क्या सोच रही होगी। अभिमन्यु इतना सोचते हुए आगे बढ़ा और उसने जैसे ही इप्शिता का रूम खोला, उसने देखा इप्शिता बेड पर पिलो को कसकर हक करे हुए हैं और उसकी आंखें बंद है। अभिमन्यु इप्शिता के रूम के अंदर गया और उसने इप्शिता के मासूम चेहरे की तरफ देखा। इस टाइम इप्शिता के चेहरे पर जरा सा भी मेकअप नहीं था, लेकिन फिर भी इप्शिता बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभिमन्यु एक पल के लिए वहीं पर रुककर उसके चेहरे को देखने लगा। इप्शिता के बाल जो उसकी माथे और उसकी आंखों पर पड़े हुए थे, अभिमन्यु उन्हें देखकर मुस्कुराया और धीरे से अभिमन्यु आगे बढ़ा। उसने बड़े हल्के हाथों से इप्शिता के बालों को उसकी आंखों पर से हटा दिया। उसने धीमी आवाज में कहा, इप्शिता, क्या आप खाना नहीं खाएंगी? इप्शिता ने अभिमन्यु की बात का जब कोई भी जवाब नहीं दिया, तो अभिमन्यु ने कहा, शायद आज इप्शिता कुछ ज्यादा ही थक गई है, इसीलिए सो गई है। खैर कोई बात नहीं, अगर वो इतनी गहरी नींद में सो रही है तो उन्हें नहीं उठाते हैं। इतना बोलकर अभिमन्यु ने रूम की लाइट्स ऑफ की और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आया। अगली सुबह इप्शिता की आंख खुली, उसका सिर अभी भी भारी था। जब वो उठी तो उसकी आंखें रोने की वजह से काफी ज्यादा लाल गई थी। इप्शिता फ्रेश होकर मिरर के सामने खड़ी हुई। उसने ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोया और फ्रेश होकर वह चेंज करने लगी। सुबह उठकर वह सीधे नीचे हॉल में जाकर बैठ गई। उसने रात में कुछ नहीं खाया था, तो उसे थोड़ी भूख लगी थी। उसने शांता से ब्रेकफास्ट लगाने के लिए कहा और वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर अकेले ही ब्रेकफास्ट करने लगी। इप्शिता अभी भी थोड़ी उदास थी, लेकिन वह अपने चेहरे पर अपनी उदासी नहीं दिखाना चाहती थी। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु अपने रूम से बाहर निकल कर आया। वो पूरी तरह से तैयार था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वह अभी ऑफिस के लिए निकल जाएगा, लेकिन उसने जब इप्शिता को ब्रेकफास्ट करते हुए देखा तो वह उसके पास आकर बैठा। उसने मुस्कुराते हुए इप्शिता से कहा, गुड मॉर्निंग। इप्शिता जूस पी रही थी। उसने अपना जूस का ग्लास सामने रखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग। इप्शिता की आवाज काफी ज्यादा धीमी थी। अभिमन्यु उसकी तरफ देखते हुए बोला, कल रात आप कुछ ज्यादा ही जल्दी सो गई थी।
इप्शिता हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी और उसने अपने मन में कहा, मिस्टर अभिमन्यु को कैसे पता कि हम कल रात में जल्दी सो गए थे? वो हमारे कमरे में आए थे। इप्शिता ये सोच रही थी कि अभिमन्यु ने उसको इतना सोचते देखकर कहा, एक्चुअली हम आपके रूम में आए थे आपको डिनर के लिए बुलाने के लिए, बट आप बहुत गहरी नींद में सो रही थी इसलिए हमने आपको नहीं उठाया। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर बोली, हाँ वो एक्चुअली कल नंदिनी के साथ काफी जगह घूम रहे थे और उसने हमें काफी परेशान भी किया, इसलिए थोड़ा थक गए थे इसलिए जल्दी सो गए। अभिमन्यु ने कहा, खैर कोई बात नहीं, वैसे हमें आपसे एक बात पूछनी थी। इप्शिता खाते खाते रुक गई। उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर थोड़ा घबराते हुए अपने मन में कहा, अब क्या पूछना है अभिमन्यु को हमसे? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि कल हम नंदिनी के साथ ध्रुव के प्लेस पर थे? इप्शिता के दिमाग में जैसे ही ख्याल आया उसका गला एकदम सूख गया और उसने अपने गले में अटके हुए थूक को निगला। वो बिल्कुल सीरियस होते हुए बोली, क्या पूछना है अभिमन्यु आपको हमसे? अभिमन्यु ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, वो एक्चुअली हम आपसे ये पूछ रहे थे कि आपका नेक्स्ट एग्जाम कब है? इप्शिता ने जैसे ही यह बात सुनी उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हमारे एग्जाम तो अब 3 दिनों के गैप के बाद है, लेकिन क्या हुआ, आप ये क्यों पूछ रहे हैं? अभिमन्यु ने कहा, वो एक्चुअली यहाँ पर जिस प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ आए थे उसे लेकर एक पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है और वहाँ पर हमारे सारे कलीग्स और हमारे पार्टनर्स आएंगे, तो हम सोच रहे थे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप हमारे साथ इस पार्टी में चलेंगी? इप्शिता जो कल से ही काफी ज्यादा अपसेट थी, उसका किसी से बात करने का तो मन नहीं कर रहा था, तो वह भला पार्टी में जाकर क्या करती? उसने अभिमन्यु की बात सुनकर कहा, पार्टी? सॉरी अभिमन्यु, बट सच बताएं तो हमें किसी भी पार्टी में जाने का मन नहीं है, लेकिन अगर यह जरूरी है तो फिर हम चल सकते हैं। अभिमन्यु ने इप्शिता की बात सुनकर ना मैं अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, जरूरी नहीं है, अगर आपका मन नहीं है पार्टी में जाने का तो कोई बात नहीं है, जबरदस्ती आपको चलने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी हम तो अभी तक हमेशा ही अकेले ही सारी पार्टी में गए हैं तो हमें तो आदत है। खैर कोई बात नहीं, हमने तो बस आपसे यूं ही कैजुअली पूछ लिया था। अगर आपको नहीं जाना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स टोटली फाइन। अभिमन्यु इतना बोलकर थोड़ा सा उदास हो गया। वो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। इप्शिता अभिमन्यु को इस तरह उदास होते देखकर अपने मन में बोली, क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था? शायद हमारी वजह से अभिमन्यु अपसेट हो गए हैं। क्या करूं, जाने के लिए हाँ कर दूं क्या? लेकिन हमारा किसी पार्टी में जाने का मन नहीं है और हम तो वहां पर किसी को जानते भी नहीं है, तो भला हम वहां जाकर क्या ही करेंगे? सब कुछ कितना ऑकवर्ड होगा हमारे लिए। इप्शिता चुपचाप नाश्ता करे जा रही थी। उसके मन में ये सारी बातें चल रही थी। इप्शिता ने अपना ब्रेकफास्ट जैसे ही खत्म किया वो चुपचाप अपने कमरे में आ गई। उसका ध्यान अभी भी अभिमन्यु की कही बात में ही लगा हुआ था, क्योंकि उसे बुरा लग रहा था अभिमन्यु को ऐसे मायूस देखकर। उसने रूम में आकर नंदिनी को कॉल किया और उसे पूरी बात बता दी। नंदिनी ने उसकी पूरी बात सुनी। इप्शिता ने कहा, यार हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा, हमने क्या गलत किया है? नंदिनी ने उसे डांटे हुए कहा, हाँ बिल्कुल बहुत गलत किया है तुमने। ईशु यार सोच, जीजू ने तेरे लिए अब तक कितनी सारी चीज की है और उन्होंने आज पहली बार तुझसे कुछ पूछा और तूने इनकार कर दिया। कितना अच्छा मौका मिला था तुझे उनके इतने सारे एहसानों के बदले कुछ करने का, और तूने वो अपॉर्चुनिटी भी अपने हाथ से गंवा दी। सच में तू कितनी बड़ी इडियट है। इप्शिता नंदिनी की यह बात सुनकर थोड़ा अपसेट होते हुए बोली, क्या सच में हमने इतनी बड़ी गलती कर दी है? नंदिनी ने उसे डांटते हुए कहा, हाँ बिल्कुल कर दी है, और कब है पार्टी? इप्शिता ने बताया, आज शाम को। नंदिनी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तो तुम एक काम करो, अभी जाओ और अच्छा सा मौका ढूंढकर अभिमन्यु से बात करो और उससे बोलो कि तुम भी उसके साथ इस पार्टी में चलोगी। इप्शिता ने जैसे ही उसकी बात सुनी उसने थोड़ा ऑकवर्ड होते हुए कहा, लेकिन यार नंदिनी, अब इस तरह से मना करने के बाद हम फिर से उनसे चलने के लिए कहेंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगेगा? नंदिनी ने अपना सिर पीटते हुए कहा, ओह गॉड, ये लड़की अभी भी ऑकवर्ड लगने के बारे में सोच रही है। कुछ ऑकवर्ड नहीं लगेगा, तुम जाओ और किसी भी तरह बहाने से अभिमन्यु जीजू से बात करो और जब पूरी बात कर लेना उसके बाद ही मुझे कॉल करना, समझी? इतना बोलकर नंदिनी ने कॉल कट कर दिया। इप्शिता ने थोड़ा सोचते हुए कहा, शायद नंदिनी सही कह रही है, हमारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, हमने उसे गंवा दिया, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी पार्टी के लिए जाने में तो काफी टाइम है, हम अभिमन्यु से बात कर सकते हैं। नंदिनी के समझाने के बाद इप्शिता इतना बोलकर रूम से बाहर निकल ही रही थी कि तभी उसे दरवाजे के पास किसी की आवाज आने लगी। वो वही दरवाजे पर भी रुक गई। यह आवाज अभिमन्यु की थी।
अभिमन्यु शायद किसी से कॉल पर बात कर रहा था। इप्सिता कमरे से बाहर नहीं निकली। वो दरवाजे के पास ही रुककर अभिमन्यु की बात सुनने लगी। अभिमन्यु वही कॉरिडोर में ही खड़ा होकर बात कर रहा था। अभिमन्यु ने कहा, हाँ हाँ हम पार्टी में आएंगे। अरे कैसी बात कर रहे हो, हम हमेशा ही पार्टी में अकेले आए हैं तो आज भी अकेले ही आएंगे। हाँ हाँ तुम तो जानते ही हो हमें लेट होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम बिल्कुल टाइम से वहां पहुंच जाएंगे। अभिमन्यु एक पल के लिए रुका और उसने धीमी आवाज में कहा, चलिए फिर ठीक है, हम आपसे रात को पार्टी में मिलते हैं। जी ठीक है। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया और अभिमन्यु वहां से जा ही रहा था। इप्सिता को उसके चलने की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत ही अपने रूम का दरवाजा पूरा खोलते हुए कहा, अभिमन्यु रुकिए। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता की आवाज सुनी वह रुक गया और वह पीछे की तरफ मुड़ा। उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहा, हाँ इप्सिता बताइए क्या हुआ, आपने हमें इस तरह से क्यों रोका? इप्सिता ने भी इस तरह थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहा, वो एक्चुअली हम आपसे ये पूछ रहे थे कि आप यहाँ पर मतलब यहाँ किसी से बात कर रहे थे। इप्सिता को समझ नहीं आ रहा था कि सीधे ही पार्टी में चलने वाली बात वह कैसे पूछे, तो अपनी बेवकूफ़ी में ही उसने ये सवाल पूछ लिया और एकदम ही अपने सिर पर हाथ मारा, क्योंकि भला वह को किसी से भी बात करें, वो कौन होती है पूछने वाली, और वैसे भी आधी बात तो उसने खुद ही सुन ली थी। अभिमन्यु को भी उसका इस तरह से यह सवाल करना काफी अजीब लगा और उसने भी जैसे कन्फर्म करने के लिए पूछा, व्हाट, क्या सच में आपको ये जानना है कि हम किसी से बात कर रहे थे या फिर कुछ और बात करनी है? अभिमन्यु के पूछने पर इप्सिता ने एक नज़र उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, ओ सॉरी, मेरा मतलब है हमें यह नहीं पूछना कि किस बात कर रहे थे, हम तो ये पूछने के लिए आए थे कि आपने जो सुबह पूछा था ना उसे बारे में बात करने। वो अटक अटक कर बोलते हुए थोड़ी नर्वस होकर अपने हाथ की उंगलियों से खेल रही थी और नीचे की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु उसके इस तरह से बोलने पर थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गया। वो एकदम उसके सामने आकर खड़ा होता हुआ बोला, ऐसी क्या बात है इप्सिता, आप हमसे सीधे ही बोल सकती हैं जो भी पूछना है आपको, और सुबह तो हम आपसे। इतना बोलते हुए अभिमन्यु को एकदम से ही पार्टी वाली बात याद आई, तो वह इप्सिता के चेहरे की तरफ देखने लगा और ठीक उसी वक्त इप्सिता ने भी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और उसके आंखों में देखते हुए बोली, हाँ वो हम भी बस यही पूछने आए थे कि पार्टी में कब चलना है। अभिमन्यु उसके इस तरह से बोलने पर थोड़ा सा और कंफ्यूज हो गया। वो एकदम उसके सामने आकर खड़ा होता हुआ बोला, ऐसी क्या बात है इप्सिता, आप हमसे सीधे ही बोल सकती हैं जो भी पूछना है आपको, और सुबह तो हम आपसे। इतना बोलते हुए अभिमन्यु को एकदम से ही पार्टी वाली बात याद आई, तो वह इप्सिता के चेहरे की तरफ देखने लगा और ठीक उसी वक्त इप्सिता ने भी नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और उसके आंखों में देखते हुए बोली, हाँ वो हम भी बस यही पूछने आए थे कि पार्टी में कब चलना है। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता के मुंह से यह बात सुनी वो उसकी तरफ देखकर थोड़ा कंफ्यूज होते हुए बोला, पार्टी में तो हमें 8 बजे जाना है, लेकिन आप क्यों पूछ रही हैं, आपका तो पार्टी में जाने का मन नहीं था? इप्सिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हाँ वो एक्चुअली अब हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ घर में बैठकर क्या करेंगे, बोर ही तो होंगे, तो इससे अच्छा है कि हम आपके साथ चलते, इसी बहाने आपके जानने वाले लोगों से भी थोड़ा मिल लेंगे। इप्सिता की यह बात सुनकर अभिमन्यु 2 कदम आगे आया और उसने इप्सिता की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, इप्सिता, अगर आप ये सोचकर इस पार्टी में चल रही हैं कि हमें बुरा लगेगा तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए, आपको जबरदस्ती पार्टी में चलने की जरूरत नहीं है। अभिमन्यु बोल ही रहा था कि इप्सिता ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, हम सच में आपके साथ पार्टी में चलना चाहते हैं और हम 8 बजे तक रेडी हो जाएंगे। अभिमन्यु इप्सिता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, ओके, अगर आप सच में हमारे साथ चलना चाहती है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन टाइम से रेडी हो जाएगा। इप्सिता ने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ बिल्कुल, हम टाइम से पहले ही रेडी हो जाएंगे और आपको लेट नहीं होने देंगे। इतना बोलकर इप्सिता मुस्कुराई और वापस अपने रूम में चली गई। इप्सिता के जाते ही अभिमन्यु ने फिर से अपना मोबाइल फोन निकाला और वह किसी को फोन करने लगा। दूसरी तरफ से जैसे ही फोन रिसीव हुआ अभिमन्यु ने एकदम सीरियस होते हुए कहा, हमारी बातें बहुत ही ध्यान से सुनो और जो कुछ भी हम बोल रहे हैं वो सब कुछ 1 घंटे में लेकर आ जाना। एकदम सीरियस होकर अभिमन्यु ने कॉल पर यह ऑर्डर दिया और दूसरी तरफ से भी कुछ आवाज आई होगी जो उसकी सिर्फ अभिमन्यु को ही सुनाई थी, और फिर 2-3 मिनट कॉल पर बात करने के बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और वहां से सीधा लिविंग एरिया में ही चला गया। वही इप्सिता जैसे ही अपने रूम में पहुंची उसने तुरंत नंदिनी को कॉल किया और उसने खुश होते हुए कहा, नंदिनी, हमने अभिमन्यु से बात कर ली है और हम उनके साथ पार्टी में जा रहे हैं। नंदिनी ने जैसे ही यह बात सुनी वो खुश होते हुए बोली,
ग्रेट, ये हुई ना बात। चल अब अच्छा सा कोई ड्रेस सिलेक्ट कर ले और मेरी बात ध्यान से सुन। अच्छे से पार्टी वाला मेकअप करके जाना, मैं वहां पर नहीं हूं वरना मैं ही तेरा मेकअप कर देती। अगर तूने अपना नॉर्मल फेस वाला लाइट मेकअप किया तो आई स्वेयर में वही आकर। नंदिनी बोल ही रही थी कि इप्शिता ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, अरे बाबा ठीक है, हम रेडी होने के बाद तुम्हें अपनी पिक सेंड कर देंगे, तुम देख लेना। और तुम जब हमारा पार्टी लुक पास करोगी उसके बाद ही हम जाएंगे। नंदिनी ने काफी सीरियस होते हुए कहा, ठीक है, अब जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से अपने लिए कोई अच्छी सी ड्रेस सिलेक्ट करो। इप्शिता ने उसकी बात सुनी और कॉल कट करके वह अपना कबर्ड खोलकर खड़ी हो गई। उसके पास पार्टी वेयर टाइप कोई भी ड्रेस नहीं थी क्योंकि उसने एग्जाम के लिए अपनी पैकिंग की थी। उसे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कोई मौका आ सकता था, इसलिए ऐसे किसी इवेंट के लिए उसने कोई भी स्पेशल ड्रेस पैक नहीं की थी। अपने सामान में उसकी सारी अच्छी पार्टी वेयर ड्रेस उसके घर में ही थी। अपने वार्डरोब की तरफ देखते हुए इप्शिता ने अपने मन में कहा, अब इनमें से हम ऐसी कौन सी ड्रेस पहन कर जाएं जिसमें हम पार्टी रेडी लगे, क्योंकि इनमें से तो एक भी पार्टी वेयर ड्रेस नहीं है। हमने तो खुद ही सारे बेसिक कपड़े पैक किए थे। इप्शिता अपनी सारी ड्रेस की तरफ देखकर कंफ्यूजन से यही सोच रही थी कि वह क्या पहने। इप्शिता के पास जितने भी कपड़े थे उसने उन सारे कपड़ों को निकालकर बेड पर फैला दिया और उसमें से ही उसने 2-3 कपड़े ट्राई किए। उसने आईने में आकर खुद को देखा, लेकिन वह कपड़े उसे पार्टी के हिसाब से अच्छे ही नहीं लग रहे थे। उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, ये सब कपड़े तो बड़े ही नॉर्मल टाइप के लग रहे हैं और हमें तो कुछ हैवी पहन कर जाना चाहिए। आखिर हम वहां पर अभिमन्यु के साथ जा रहे हैं और अभिमन्यु कुंवर है, उनकी वहां पर अलग ही रिस्पेक्ट होती होगी। अगर हम इतने हल्के कपड़े पहन कर जाएंगे तो पता नहीं क्या ही समझेंगे हमें सब लोग, और हमें एक राज परिवार की होने वाली बहू तो बिल्कुल भी नहीं लगेंगे। इसलिए हमें कुछ और सोचना होगा। हम इतने नॉर्मल कपड़े में से कुछ पहन कर तो नहीं जा सकते, तो फिर क्या करें? हम ऑर्डर करें क्या कुछ? इप्शिता ने तुरंत अपना मोबाइल फोन उठाते हुए कहा, हाँ, एक काम करते हैं, ऑनलाइन ड्रेस देखते हैं। शायद कोई ड्रेस हमें ऑनलाइन अगर पसंद आ जाती है तो उसे मंगा कर वही पहन लेंगे। इप्शिता ने तुरंत शॉपिंग ऐप खोली और वह अपने लिए अच्छा सा कोई हैवी गाउन देखने लगी, लेकिन इप्शिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने कई सारे गाउन देखे लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। देखते ही देखते 2-2.5 घंटे बीत गए। इप्शिता ने घड़ी की तरफ देखा, दोपहर के 2 बज चुके थे और इतनी देर में उसे कुछ भी पसंद नहीं आया था। तो वह ये सोचकर परेशान हो रही थी कि आप अगर उसे पसंद भी आएगा तो क्या टाइम पर डिलीवरी हो पाएगी, और डिलीवरी होने के बाद वो ड्रेस क्या उसे ठीक से फिट होगी और उसे पर अच्छी भी लगेगी। यह सब सोकर उसका अब कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करने का भी मन नहीं हो रहा था, क्योंकि वो काफी कंफ्यूज हो चुकी थी। उसने फोन साइड में रखते हुए कहा, इतनी देर अगर हम यहाँ ये सारी चीज देखने में लगा रहे हैं, इससे तो अच्छा होता किसी डिजाइनर शोरूम या फिर शॉपिंग मॉल चले जाते और अपने लिए अच्छा सा कुछ खरीद लाते। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, हम अकेले तो शॉपिंग पर भी नहीं जा सकते, उसके लिए भी हमें पहले अभिमन्यु से पूछना होगा। इप्शिता बेड से उठकर खड़ी हुई और वह दरवाजे की तरफ जाने ही वाली थी कि अभिमन्यु खुद ही उसके रूम के अंदर आ गया। वो अभिमन्यु को देखकर बोली, अभिमन्यु, अच्छा हुआ आप आ गए, हम आपके पास ही आ रहे थे। अभिमन्यु इप्शिता के कमरे के अंदर आया। उसने इप्शिता के बेड की तरफ देखा। इप्शिता ने पूरे बेड पर कपड़े फैलाए हुए थे। उसे देखकर अभिमन्यु बोला, ये सब क्या है इप्शिता, आपने कपड़ों को इस तरह से क्यों फैला रखा है? इप्शिता ने पीछे मुड़कर अपने बेड की तरफ देखा। उसका बेड काफी मेसी हो चुका था। उसने थोड़ा एम्बेरेस्ड होते हुए कहा, वो एक्चुअली हमें इनमें से कोई भी कपड़ा पार्टी में पहनकर जाने के लिए समझ नहीं आया, इसीलिए हम आपसे पूछने आ रहे थे, क्या हम नंदिनी के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं? अपने लिए कुछ अच्छा ले आते हैं शाम की पार्टी के लिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से वहां पर आपकी इंसल्ट हो। इप्शिता ने जैसे ही यह बात कही, अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, आपकी वजह से हमारी कभी इंसल्ट नहीं होगी। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? और कपड़ों को लेकर इतनी भी टेंशन मत लीजिए। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर थोड़ी कंफ्यूज हुई और वह हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देख रही थी। अभिमन्यु ने अपने हाथ में पकड़े हुए एक बैग को इप्शिता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, हम आपके लिए कुछ लेकर आए हैं। इप्शिता ने उस बैग की तरफ देखा, वह काफी हैवी था। अभिमन्यु ने उससे कहा, यह आपके लिए है, इसके अंदर 2 ड्रेस हैं, आपको जो अच्छी लगे आप वो पहन लीजिएगा। अगर इसमें से आपको कोई सी भी ड्रेस पसंद नहीं आती है तो आप आधे घंटे में हमें बता दीजिएगा, हम खुद आपको शॉपिंग पर लेकर चलेंगे। इप्शिता ने जल्दी से मना करते हुए कहा, नहीं नहीं, इट्स ओके,
हम इन दोनों को ही ट्राई कर लेते हैं और फिर इनमें से ही कोई एक पहनकर चलेंगे। आपने ऑर्डर की है तो अच्छी ही होगी, हमें पसंद कैसे नहीं आएगी। अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखकर कहा, अच्छा तो फिर ठीक है, हम ठीक 8 बजे यहाँ से निकलेंगे। आप टाइम से रेडी हो जाइएगा। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर हाँ में अपना सिर हिलाया और अभिमन्यु वहां से चला गया। इप्सिता ने अभिमन्यु के जाते ही तुरंत उस बैग में से उन ड्रेसेस को निकालकर देखने लगी। इप्सिता ने देखा एक गोल्डन कलर का गाउन था जो काफी हैवी वर्क हुआ था, जिस पर ब्लू कलर के स्टोन लगे हुए थे। इप्सिता ने उस गाउन को देखते हुए कहा, ओह गॉड, ये तो काफी ज्यादा हैवी है, लेकिन काफी ज्यादा सुंदर भी है। लेकिन पहले हम दूसरा वाला देख लेते हैं, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे। इतना बोलकर इप्सिता ने उस गाउन को साइड किया और उसने दूसरे बैग में से एक और गाउन निकाला। वो डार्क मैरून कलर का ए लाइन गाउन था, जिस पर गोल्डन कलर से काफी लाइट मगर डिजाइनर एम्ब्रॉयडरी डिजाइन बना हुआ था, जो दिखने में काफी डिसेंट और प्रिटी लग रहा था। इप्सिता ने उस ड्रेस को उठाकर शीशे में अपने सामने लगाया। वो कलर भी इप्सिता पर काफी ज्यादा खिल रहा था। इप्सिता उस गाउन को देखते ही खुश हो गए और प्यारी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर तैर गई। उसने अपने आप से बात करते हुए कहा, हाँ जी बिल्कुल हमारी पसंद का है, हमें ऐसा ही कुछ चाहिए था। पार्टी वियर के लिए ये काफी अच्छा और हम पर सूटेबल भी लग रहा है। अपने आप से इतना सब बोलकर इप्सिता ने उस गाउन को उठाया और उसे लेकर वो सीधे चेंजिंग रूम में गई। कुछ देर बाद वो उस गाउन को पहनकर चेंजिंग रूम से आए। वो गाउन परफेक्टली उसे फिट भी हो गया था। इप्सिता ने उस गाउन को पहनकर आईने के सामने खड़े होकर खुद को ऊपर से नीचे तक देखा। वो उसमें बहुत ही प्यारी लग रही थी और उसके फिगर पर वो एकदम परफेक्टली फिट हो गया था, जैसे कि उसके लिए ही बना हो। और बस गाउन पहनकर ही इप्सिता काफी ज्यादा प्रिटी लग रही थी, लेकिन सिर्फ वही पहनकर तो वह नहीं जा सकती, इसलिए तुरंत ही वह बाकी सारी चीज भी ढूंढने लगी। अभिमन्यु से 2-3 बड़े बड़े बैग देकर गया था, तो इप्सिता ने उसी बैग में फिर से देखा और उसे दूसरे बैग में उन दोनों गाउन से मैचिंग अलग अलग हील्स और ज्वेलरी भी थी। इप्सिता ने थोड़ा सा एक्साइटेड होकर उस ज्वेलरी को देखा। जहां तक उसे समझ आया वो सब काफी ज्यादा एक्सपेंसिव और डिजाइनर डायमंड की ज्वेलरी थी। और जो मैरून वाले गाउन से मैचिंग ज्वेलरी थी उसमें बीच में एक रूबी लगा हुआ था, जो उसी मैरून कलर के ड्रेस से भी मैच कर रहा था। इप्सिता ने उसे गाउन से मैचिंग सारा सामान निकालकर साइड में रखा और फिर उसने जल्दी से उसी गाउन में अपनी एक सेल्फी क्लिक की और उसे तुरंत नंदिनी को भेज दी। नंदिनी ने जैसे ही वो पिक देखी उसने शॉक्ड होते हुए कहा, वाओ कितना प्यारा ड्रेस है। उसने तुरंत इप्सिता को कॉल कर दी। इप्सिता ने उसका कॉल पिकअप करते हुए कहा, कैसा लगा ड्रेस। नंदिनी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बाय गॉड तू बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही है, बस इस पर तो मैचिंग मेकअप कर लेना। आई स्वेयर पूरी पार्टी में सब तुझे ही देखेंगे। लेकिन तू ये बता ये गाउन कब खरीदा तूने। इप्सिता ने उस गाउन से मैचिंग सारा सामान निकालकर साइड में रखा और फिर उसने जल्दी से उसी गाउन में अपनी एक सेल्फी क्लिक की और उसे तुरंत नंदिनी को भेज दी। नंदिनी ने जैसे ही वो पिक देखी उसने शॉक्ड होते हुए कहा, वाओ कितना प्यारा ड्रेस है। उसने तुरंत इप्सिता को कॉल कर दी। इप्सिता ने उसका कॉल पिकअप करते हुए कहा, कैसा लगा ड्रेस। नंदिनी ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, बाय गॉड तू बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह लग रही है, बस इस पर तो मैचिंग मेकअप कर लेना। आई स्वेयर पूरी पार्टी में सब तुझे ही देखेंगे। लेकिन तू ये बता ये गाउन कब खरीदा तूने। इप्सिता ने उसे बताया, हमने नहीं खरीदा, ये गाउन तो अभी हमें अभिमन्यु ने ला कर दिया, बट अच्छा लग रहा है ना, और मेरी चॉइस का भी है। नंदिनी ने जैसे ही यह बात सुनी उसने कहा, वैसे मानना पड़ेगा मेरे जीजू की पसंद है तो बड़ी ही अच्छी, और यह नेकलेस जो तूने पहना है ये भी कितना प्यारा लग रहा है। इप्सिता ने नंदिनी को बताया, ये भी इस ड्रेस के साथ ही था। इसके साथ एक और ड्रेस थी, वह भी काफी ज्यादा ब्यूटीफुल थी और गोल्डन कलर में थी, बट वो बहुत ज्यादा हैवी थी इसलिए हमने उसे नहीं पहना। नंदिनी ने भी उसे सलाह देते हुए कहा, तुझे और कुछ पहनने की जरूरत भी नहीं है, ये तुझ पर बहुत सूट कर रहा है। ट्रस्ट मी, आज पार्टी में सब लोग तुझे ही देखते रह जाएंगे। आई विश मैं भी वहां पर उन सबके रिएक्शंस देखने के लिए तेरे साथ होती। इप्सिता ने नंदिनी की यह बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम इतना रिग्रेट मत करो, हम जब पार्टी से वापस आएंगे ना तो तुम्हें सबके रिएक्शंस बता देंगे। नंदिनी खुश होते हुए बोली, हाँ ये बिल्कुल ठीक रहेगा, हम साथ नहीं आ सकते तो क्या सब कुछ जानने का तो हक है हमारा। इप्सिता नंदिनी की बात ऐसी बेतुकी बातें सुनकर हंसते हुए सुनकर बोली, तुम ये सारी उल्टी सीधी चीजों में कितना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती हो, हमें तो समझ ही नहीं आता।
तुम्हारे अंदर हर चीज को जानने कितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी क्यों होती है? अब कुछ नहीं तो तुम्हें लोगों के रिएक्शन जानना है। हमें तो लगता भी नहीं कोई ऐसा रिएक्शन देगा भी, हमें देखकर हो सकता है शायद ही कोई हमें नोटिस करे। नंदिनी ने उसे ताना मारते हुए कहा, अब तेरी तरह सब लोग सीरियस होने लगे फिर तो दुनिया से एंटरटेनमेंट नाम की चीज ही खत्म हो जाएगी और तुझे तो हर कोई नोटिस करेगा। देख लेना, बस थोड़ा अच्छे से रेडी होकर जाना। अगर तूने लाइट सा मेकअप किया ना तो फिर समझ लेना मैं तुझे पहले भी बोला था, इस पर तो डार्क रेड लिपस्टिक को और सिमर आई शेडो का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा। इप्शिता ने नंदिनी की बात सुनकर परेशान होते हुए कहा, ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? हम तो आज पहली बार ही सुन रहे हैं और ज्यादा डार्क कलर की लिपस्टिक हम नहीं लगाएंगे और वो ग्लिटर आई शेडो वैसे भी हम ठीक से नहीं लगा पाए, तुम्हें तो सब पता ही है। फिर भी नंदिनी ने पूछा, ओहो, शुरू हो गए तुम्हारे नखरे। चलो अच्छा ये सारी बातें छोड़ो और यह बताओ मुझे कितने बजे जाना है तुम्हें पार्टी में? इप्शिता ने उसे बताया, करेक्ट 8 बजे हमें वहां पार्टी में पहुंचना है और हम लेट नहीं हो सकते। तुम इतना समझो कि हमें शाम 7:30 तक बिल्कुल रेडी होना है। नंदिनी ने टाइम देखते हुए कहा, 3:30 तो ऑलरेडी बज चुके हैं। जल्दी तुम फटाफट जाकर मेकअप करना स्टार्ट करो। इप्शिता ने उससे कहा, अरे अभी हमें शावर लेना भी बाकी है। हम तो बस इसे ऐसे ही ट्राई करके देख रहे थे कि हमें फिट होता है या नहीं। नंदिनी ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, अरे तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ पर बात करने में अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? जल्दी जाओ और शावर लेने के बाद इसे पहन कर आना। फिर तुम मुझे वीडियो कॉल करना, मैं तुम्हें रेडी करवा दूंगी। जैसा मैं बोलूंगी अगर तुमने बिल्कुल वैसा ही मेकअप किया तो आई स्वेयर तुम बिल्कुल रियल प्रिंसेस लगोगी। इप्शिता उसकी बात सुनकर हंसने लगी और जवाब में कुछ भी नहीं बोली। नंदिनी ने कॉल पर ही खुद से बात करते हुए कहा, मैं भी बिल्कुल पागल हूँ, क्या बोल रही हूँ? तू तो पहले से ही प्रिंसेस है। इप्शिता उसकी बात सुनकर बोली, हाँ हाँ, लेकिन हम खुद को प्रिंस नहीं मानते, तुम्हें अच्छे से पता है। नंदिनी ने जैसे उसे याद दिलाते हुए कहा, अरे लेकिन जब हो तो इसमें क्या ही कर सकती हो, मानो या फिर नहीं। इप्शिता उससे और ज्यादा बहस नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो बात खत्म करते हुए बोली, अच्छा ठीक है तुम फोन रखो, हम शावर लेने के बाद तुम्हें कॉल करते हैं। उसकी बात मानकर नंदिनी ने भी बाय बोलते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और इप्शिता तुरंत ही वो गाउन उतारकर वहीं बेड पर रखकर सीधा वॉशरूम में चली गई। दूसरी तरफ अभिमन्यु वही अपने रूम में था। वो किसी से बात कर रहा था और काफी ज्यादा सीरियस था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो अपने काम से रिलेटेड कुछ बात कर रहा हो और उसके हिसाब से अभी पार्टी में जाने के लिए 4-5 घंटे थे और उसके रेडी होने के लिए इतना टाइम काफी था, इसलिए वो अपना बचा हुआ काम ही कंप्लीट कर रहा था। कॉल डिस्कनेक्ट करने के बाद उसने लैपटॉप उठाया और उसमें कुछ मेल चेक करने लगा। इसी बीच उसे इप्शिता का ध्यान आया और वह ये सोचने लगा, क्या इप्शिता अब तक रेडी हो गई होगी और क्या सच में वह हमारे साथ जाना चाहती थी या फिर हमें बुरा ना लगे सिर्फ इसलिए ही पार्टी में जाने के लिए रेडी हुई क्योंकि पहले तो उसने मना कर दिया था। अभिमन्यु के मन में ये ख्याल आया तो उसने तुरंत ही यह ख्याल अपने मन से झटकते हुए कहा, अरे लेकिन वह हमारे साथ जा रही है, ये तो अच्छी बात है ना, क्यों हम अभी भी इस बारे में सोच रहे हैं, क्यों और कैसे? हमें शायद इतना नहीं सोचना चाहिए और वैसे भी हम भी तो यही चाहते थे कि वह हमारे साथ चले क्योंकि काफी लोग इस बारे में पूछ रहे थे कि हमने उन्हें अपनी फियांसे से नहीं मिलवाया तो इसी बहाने हम उनसे भी मिलवा देंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु के चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फिर वो दोबारा से अपने काम में लग गया। वही इप्शिता शावर लेकर बाहर निकल आई थी। उसने वही मरून वाला गाउन पहना और वह मिरर के सामने खड़ी हो गई। वह अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखा रही थी। तभी उसका फोन रिंग हुआ और उसने देखा अभिमन्यु उसे कॉल कर रहा था। उसने जल्दी से कॉल पिकअप करते हुए कहा, क्या हुआ अभिमन्यु, आप हमें कॉल क्यों कर रहे हैं? अभिमन्यु ने कहा, हम आपसे पूछ रहे थे कि उन दोनों में से कोई ड्रेस आपको पसंद आ गई ना? इप्शिता ने कहा, हाँ हमने ड्रेस पसंद कर लिया, बस हम रेडी होने जा रहे हैं। अभिमन्यु ने थोड़ा सोचते हुए कहा, ठीक है आप रेडी हो जाइए, अब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इतना बोलकर अभिमन्यु ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और इप्शिता ने तुरंत नंदिनी को वीडियो कॉल की और नंदिनी ने उसका कॉल पिकअप कर लिया। इप्शिता नंदिनी की तरफ देखकर बोली, हाँ चल बता हमें जल्दी जल्दी क्या करना है? नंदिनी ने कहा, सबसे पहले अपने बालों पर क्लिप लगाओ और फेस पर मॉइस्चराइजर लगाओ। इप्शिता ने तुरंत मॉइस्चराइजर उठाया और अपने फेस पर लगने लगी। नंदिनी ने वीडियो कॉल वाली स्क्रीन पर सामने बैठी इप्शिता को देखकर उसकी तारीफ करते हुए कहा, ग्रेट, अब हम सबसे पहले आई मेकअप करेंगे। नंदिनी इप्शिता को मेकअप करने की एक एक स्टेप बता रही थी और इप्शिता उसके बताने के तरीके के साथ ही वैसे ही सब कुछ कर रही थी।
इप्शिता आधे घंटे बाद थककर चेयर पर बैठते हुए बोली, हम थक गए यार नंदिनी, और कितनी देर लगेगी? इससे तो अच्छा होता हम तुम्हें ही बुला लेते हैं, हमें नहीं आदत इतना सारा मेकअप करने की, पता नहीं यह मेकअप करना इतना जरूरी क्यों होता है। इप्शिता थक गई थी। तभी नंदिनी उसकी हालत देखकर हंसते हुए बोली, अरे बस आधे घंटे का काम और बचा है। इप्शिता ने जैसे ही यह बात सुनी वो इरिटेट होते हुए बोली, क्या अभी भी आधे घंटे का टाइम बचा है? ऐसा है तो तुम कॉल डिस्कनेक्ट करो, हम अपने आप से ही मेकअप कर लेंगे। हम ही पागल थे जो हमने तुम्हें वीडियो कॉल कर दी। नंदिनी ने उसे डांटे हुए कहा, शट अप। अगर तूने कॉल डिस्कनेक्ट की तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और इतनी देर तुम मुझसे बहस कर रही हो ना, इतनी देर में तो आधा मेकअप हो जाता। जल्दी कर, बस थोड़ा सा ही बचा है, जल्दी से बालों को स्ट्रेट करो और बाल खुले ही रखना, तो खुले बालों में बहुत अच्छी लगती है। इप्शिता ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, हाँ हाँ पता है, हर बार खुले बालों में देखकर तुम यही बात बोलती हो, और हम अपने बालों की तारीफ सुनकर थक चुके हैं। नंदिनी उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, चलो फटाक से तुम डार्क रेड कलर की लिपस्टिक निकालो और उसे लगाओ। इप्शिता ने कहा, डार्क रेड कलर की लिपस्टिक यार, ये थोड़ा हैवी नहीं हो जाएगा, हम न्यूड लगा लेते हैं। नंदिनी उसे घूरते हुए बोली, किसी छोटे बच्चों की बर्थडे पार्टी में नहीं जा रही हो तुम? इप्शिता ने कहा, यह एग्जैक्टली वही तो हम भी कह रहे हैं, बर्थडे पार्टी नहीं है, यह मीटिंग पार्टी है, और अगर हम डार्क रेड लिपस्टिक लगाएंगे तो वह हमारे हिसाब से बहुत ज्यादा हो जाएगी, हम कुछ और लगाएंगे, तुम हमें कोई दूसरा ऑप्शन बताओ। नंदिनी थोड़ा सोचते हुए बोली, ठीक है, अगर डार्क या डीप रेड कलर नहीं लगना तो फिर नॉर्मल या फिर चेरी रेड लिपस्टिक लगाओ। इप्शिता ने घबराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, इससे तो बेटर है, फिर हम डार्क रेड ही लगा लें, कम से कम गाउन में मैचिंग होगा तो फिर भी ठीक लगेगा। नंदिनी ने कहा, तो फिर जल्दी उठाओ और लगाओ। घड़ी की तरफ नजर डालो, अगर देर हुई तो फिर तुम्हारे कुंवर सा को अच्छा नहीं लगेगा। इप्शिता ने घड़ी की तरफ देखा, 7 बज चुके थे। उसने जल्दी से लिपस्टिक उठाई और वह हड़बड़ाते हुए बोली, अरे हाँ, अगर देर हो गई तो। इप्शिता हड़बड़ाते हुए लिपस्टिक लगाने जा रही थी कि नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे बाबा आराम से, अगर लिपस्टिक खराब की तुमने तो पूरा मेकअप खराब हो जाएगा, इसलिए आराम से लगाओ। इप्शिता उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस लेकर उसने लिपस्टिक को अप्लाई की और उसका फाइनल लुक काफी अच्छा लग रहा था। उसने अपने बालों को ठीक करते हुए कहा, हो गया ना कंप्लीट मेकअप? नंदिनी ने कहा, हाँ, सेटिंग स्प्रे अपने फेस पर डालो और बस फिर तुम्हारा मेकअप कंप्लीट। इप्शिता ने जल्दी से सेटिंग स्प्रे उठाया और अपना मेकअप कंप्लीट करके वह अपने मोबाइल को हाथ में लेकर हील्स को देखने लगी। उसने देखा हील्स वहीं बेड के पास रखी हुई थी। इप्शिता ने नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अब हील पहनकर बस जा रहे हैं और तुमसे बाद में बात करेंगे। इतना बोलकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और इप्शिता हील्स के पास आकर बैठी। उसने हील उठाई और उसे पहनने के लिए वह झुकी। उसके सारे बाल उसके मुंह पर आने लगे। इप्शिता ने अपने बालों को पीछे किया और वह हील्स पहनने के लिए झुकी, लेकिन गाउन की वजह से वह हील पहन नहीं पा रही थी। तभी अभिमन्यु उसके रूम के अंदर आया। उसने रूम के अंदर आते ही धीमी आवाज में पूछा, इप्शिता, आप रेडी हो गई? इप्शिता जो झुककर अपनी हिल बंद करने की कोशिश कर रही थी, उसने अपनी नजर ऊपर उठाई और झुकाने की वजह से चेहरे पर आते हुए अपने बालों को पीछे करते हुए कहा, हाँ, हम बस हील पहन ले, हम ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। इप्शिता की नजर जैसे ही अभिमन्यु पर गई, वो उसे देखते ही रह गई, क्योंकि अभिमन्यु ने उसके गाउन से मैचिंग मैरून वेलवेट 3 पीस सूट पहन रखा था और उसे पर एक चमकता हुआ डायमंड ब्रोच भी लगा हुआ था, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। अभिमन्यु ने अपनी बियर्ड अच्छे से सेट कर रखी थी, उसके बाल भी पूरी सेटिंग स्प्रे के साथ परफेक्टली सेट थे। अभिमन्यु ने बहुत ही अच्छा परफ्यूम लगाया था। वो जैसे ही रूम में आया, पूरा रूम उसके परफ्यूम से महक रहा था। इप्शिता अभिमन्यु की तरफ देखती ही रह गई। अभिमन्यु की नजर जैसे ही इप्शिता पर गई, वो इप्शिता को देखकर वही अपनी जगह पर रुक गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।